14 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि 2 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फ़ोन पर बात कर यह सुनिश्चित किया कि युद्ध प्रभावित इलाकों से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। मुंबई के मीडिया हाउस के संपादकों से बातचीत में जयशंकर ने बताया कि भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का घटनाक्रम कैसे चला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खार्किव और सुमी में से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए पुतिन के से 2 बार और जेलेंस्की से 1 बार फ़ोन पर बातचीत की थी। ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच यह डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके ज़रिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा और पाकिस्तान की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IGPL चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारतीय केंद्रीय मंत्री सबरानंद सोनवाल को ईरान भेजा गया है। भारत और ईरान 2 दशकों से चाबहार पर काम कर रहे थे। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन के बीच सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में POK के PM अनवरुल हक, PML नेता N के नेता राजा फरूक हैदर, कश्मीर मामलों के मंत्री अमीर मुकाम और कई प्रमुख राजनेता शामिल हुए। बैठक में POK के खराब हालातों पर चर्चा हुई। इसके बाद PM शरीफ ने POK के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपए, जो कि 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए हैं, के पैकेज की घोषणा की। जबकि POK में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों को लेकर आज भी लगातार चौथे दिन प्रदर्शन जारी है। रविवार को जम्मू कश्मीर आवामी कमेटी जैक की POK सरकार के साथ बातचीत विफल रही। इसके चलते आज प्रदर्शनकारी जैक के नेतृत्व में रावलकोट से POK की राजधानी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोहला मुजफ्फराबाद रोड बंद कर दिया। यह सड़क 40 किलोमीटर लंबी है और कोहला शहर को मुजफ्फराबाद से जोड़ती है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं, इनमें से ज़्यादातर पुलिस वाले हैं। हालात को काबू में लाने के लिए पाकिस्तान की पैरामिलिट्री के रेंजर्स को तैनात किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रक्षा मंत्री सर्जी शोइगु को पद से हटा दिया गया है। सर्जी की जगह आंद्री बोलोसाउ को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। रविवार रात रूस ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बोलोसाउ इससे पहले उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश से रक्षा मंत्री सर्जी शोइगु को पद से मुक्त किया गया है। शोइगु को अब देश के सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया। वे सुरक्षा परिषद के सचिव के साथ साथ रूस के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पिछले महीने शोइगु के डिप्टी तुमुर इवानोव को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रूसी मीडिया के मुताबिक इवानोव पर 1 मिलियन रूबल, जो कि लगभग $10,800 की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसी के बाद से माना जा रहा है कि जल्दी शोइगु को भी पद से हटाया जा सकता है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवनी प्रिगोजिन ने भी मौत के पहले शोइगु की आलोचना की थी। मालदीव के रक्षा मंत्री घसन मोमून ने स्वीकार किया कि मालदीव की सेना भारत से मिले विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है। रक्षा मंत्री मोमून ने राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री मोमून ने कहा कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत से मिले 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर एयरक्राफ्ट को उड़ा सके। इस बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की भारतीय सैनिकों को देश से निकालने वाली डेडलाइन से पहले ही भारत अपने सभी सैनिकों को वापस बुला चुका है। अब विमानों को ऑपरेट करने वाले सैनिकों की जगह सिविलियन भारतीयों ने ले ली है। बिल गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी अलग होने जा रही हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि यह सही समय है कि मैं परोपकार के क्षेत्र में दूसरे पड़ाव की तरफ जाऊं। मेलिंडा इस फाउंडेशन से साल 2000 से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स से उनके सेपरेशन एग्रीमेंट के तहत गेट्स फाउंडेशन के लिए चैरिटेबल काम
के लिए उन्हें अतिरिक्त 12.4 अरब डॉलर का पे आउट मिलेगा। मेलिंडा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने यह तय किया है कि मैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सीईओ चेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से रिज़ाइन कर दूं। फाउंडेशन के साथ काम करने का मेरा आखिरी दिन 7 जून रहेगा। मेलिंडा ने इसके आगे यह कहा कि यह कदम इस भरोसे के साथ उठा रही हूँ कि गेट्स फाउंडेशन मजबूत हालत में है। सीईओ मार्क सूजमैन, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और अनुभवी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इस बात का ख्याल रखेंगे कि सभी ज़रूरी काम जारी रहें। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने बेटे प्रिंस हैरी से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने फुटबॉलर डेविड बेकहम से मुलाकात ज़रूर की। बेटे से मुलाकात नहीं करने का कारण समय कम होने का हवाला दिया। रॉयल फैमिली और प्रिंस हैरी के प्रवक्ता ने कहा कि किंग चार्ल्स के बिजी स्केड्यूल के चलते दोनों की मुलाकात होनी ही नहीं थी। यूके एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किंग चार्ल्स कम समय होने के कारण बेटे प्रिंस हैरी से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने डेविड बेकहम से मुलाकात का समय निकाला। दरअसल प्रिंस हैरी इन्वेक्टस गेम्स के 10 साल पूरे होने पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 7 मई को लंदन पहुंचे थे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो अपने पिता किंग चार्ल्स से मिलते। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में 11 मई से हो रही भारी बारिश अब बाढ़ में तब्दील हो चुकी है। इससे कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है। चट्टानों और पहाड़ों के पत्थर मलबे के साथ ही ज्वालामुखी का ठंडा लावा भी रिहायशी इलाकों में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। इसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 17 से ज़्यादा लोग लापता हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुमात्रा आइलैंड के अगम और तनाह दातार जिले में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। यहाँ के कई शहरों की सड़कें टूट गई हैं। 100 से ज़्यादा घर और मस्जिदें तबाह हो गई हैं। सुमात्रा डिज़ास्टर मिटिगेशन एजेंसी के अफसर इलम वाहब ने कहा है कि रविवार देर रात 12 मई 35 लोगों की लाश मिली थी। यह आंकड़ा सोमवार सुबह 13 मई तक 40 हो गया है। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में 2 हफ्तों से हो रही भारी बारिश के कारण 315 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि अब भी मरने वालों की संख्या का आंकड़ा बढ़ सकता है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने 12 मई को बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान बंशखा, घोर, बगलान और हेरात में हुआ है। भारी बारिश के कारण 1600 लोग घायल और 2000 से ज़्यादा घर बह चुके हैं। WFP ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अचानक आई इस बाढ़ ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है। बगलान में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। बगलान में 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि बगलान को जाने वाली सड़क बह चुकी है, जिससे वहाँ राहत पहुँचने में भी देरी हो रही है। वहाँ के लोगों को निकालने के लिए सेना भेजी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही।